नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट कि कैसे मनाते हैं आदिवासी समाज अपनी होली और प्रयागराज का एक स्पेशल कली स्कूप। तो शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबरों से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 2 राज्य मंत्रियों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और अश्विनी चौबे का नाम शामिल है। वीके सिंह गाजियाबाद से तो अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया जा सकता है, वहीं पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। यहां से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी को तेवर कड़े कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार का गुट 7 सीटों की मांग कर रहा है। एनसीपी अजित पवार अगले 2 दिनों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। एनसीपी अजित पवार की 7 सीटों की मांग के बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बैठक में शामिल हुए। प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनावी गठजोड़ के लिए 26 मार्च तक की डेडलाइन दी है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनडीटीवी को बताया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनावों में समझौता करने के तमाम प्रयास इस वक्त जारी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने नागपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने विधायक विकास ठाकरे को उतारा है। विकास की युवाओं में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। विकास को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने नागपुर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद विकास ठाकरे ने जीत का पूरा विश्वास जताया है। लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार शाम दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। यहां परिवार के लोग ही आमने सामने हैं। यहां टक्कर होने वाली है एक ननंद और भाभी की। सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले है। सुले शरद पवार की बेटी हैं। वहीं उनके सामने खड़े होने की तैयारी में है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं और अजित पवार शरद पवार के भतीजे। चाचा और भतीजे राजनीतिक तौर पर अलग हो चुके हैं। एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अब देखना यह है कि बारामती की जनता की पसंद कौन बनेगा। बड़ी भाभी का हमेशा मान सम्मान माँ की जगह होता है। हमारे कोई संबंध खटास नहीं है। बारामती लोकसभा सीट पर पवार वर्सेस पवार, परिवार वर्सेस परिवार। सुप्रिया सुले के सामने मैदान में उनकी भाभी सुनेत्रा पवार हैं। बारामती सीट महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे में एक शरद पवार का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर पवार परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि जो एनसीपी शरद पवार ने बनाई थी वो टूट चुकी है। उनके भतीजे अजीत पवार का अब एनसीपी पर कब्जा है और वो एनडीए के साथ चले गए हैं। इस बार बारामती में अजीत पवार की एनसीपी से उम्मीदवार तय मानी जा रही हैं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार अपने आप को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने के लिए गांव-गांव में घूमकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई समस्याएं आती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ आए हैं, यहाँ तो पानी की समस्या बहुत बुरी तरह से चिंतित है लोग। फार्मर्स को पानी नहीं है, पीने के लिए भी यहाँ की पानी का प्रॉब्लम है। तो जहाँ स्थानिक लेवल का प्रॉब्लम है वहाँ तो जल्दी से हम यहाँ के लोगों से बात करके छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो दादा के माध्यम से या और कोई माध्यम से छुड़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं हम लोग। सुनेत्रा के सामने चुनौती होगी सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले। सुनेत्रा पवार रिश्ते में सुप्रिया की भाभी लगती हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले
बारामती से 3 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। मेरे लिए परिवार बहुत मायने रखता है और मैंने आज तक किसी के भी पारिवारिक संबंधों, ना मेरे ना किसी और के भी, कभी भी कुछ टिप्पणी की है। मेरी राजनीति गलत नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल फाइट है, ये उसूलों की राजनीति है, ये किसी के इंडिविजुअल के नहीं है। मेरे बड़े भाई की बीवी है, तो बड़ी भाभी का हमेशा मान सम्मान माँ की जगह होता है। इस पर दोनों ही उम्मीदवारों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। यार चुनाव होता है और इसमें सही और मुश्किल नहीं है। लड़ाई मुश्किल या आसान की नहीं है, ये लड़ाई विचारों की है और इस देश के आगे के 5 सालों को विकास की है। एक तो मैंने जो किया काम सबके सामने है, मेरा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस है और मेरे खिलाफ आज तक भी भ्रष्टाचार का आरोप कहीं भी नहीं है। संदेश आने हम मिल रहे हैं हर कोई जनता से और संदेश दे रहे हैं कि संभावित जो उम्मीदवार है, लोगों ने हमको चुना है, तो उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, तो जाके मिल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पारिवारिक संबंध अलग से है, राजनीति के संबंध अलग से है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने जगह है, हमारे कोई संबंध खटास नहीं आपसे। महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले 2-3 साल में बहुत बदलाव देखे हैं। यहाँ की 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी अब 2 धड़ों में बंट चुकी है। वैसे बारामती वो सीट है जो मोदी लहर में भी बीजेपी नहीं जीत सकी थी। इस बार भी पवार ने बारामती के मुकाबले को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले फिर मैदान में मौजूद हैं, लेकिन लगता है कि शरद के बेटे अजीत इस सीट को भी चाचा से छीनने की कोशिश में हैं। देखना यह है कि इस जंग में जनता किसे चुनती है। एनडीटीवी से बारामती से जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। बारामती सीट पर पवार परिवार लगातार जीतता आया है। 1984 में शरद पवार यहां से जीते, 1991, 96 और 98 में फिर शरद पवार यहीं से जीते थे, हालांकि तब वो कांग्रेस में थे। 1999 में शरद पवार ने एनसीपी बना ली। 1999 और 2000 में फिर शरद पवार इसी सीट से जीते। इसके बाद 3 बार से लगातार सुप्रिया सुले जीत रही हैं। 2009, 2014 और 2019 में सुप्रिया जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं। देखना यह होगा कि इस बार सुप्रिया चौथी बार जीतेंगी या उनकी भाभी उलटफेर कर देंगी। खबर राजस्थान की, जहां के बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट में दफ्तर आने पर रोक लगा दी है। निगम के सचिव ने आदेश जारी कर कर्मचारियों को शालीन कपड़े पहनकर आने को और कार्यालय में अनुशासित रहने का आदेश जारी किया है। क्यों ऐसा आदेश दिया गया है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बनी पार्क के कार्यालय में कुछ लोग ड्रेस कोड का पालन करते दिखे तो कुछ लोग नहीं। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी इस आदेश को जरूरी बता रहे हैं। ऑफिस का डेकोरम बदलेगा, पियोन्स का पता लगता है आपको, टेक्निकल स्टाफ का अलग पता लगता है और उससे एक डेकोरम बना रहता है ऑफिस में कि सारे वेल मैनर्ड में आ रहे हैं अपने ऑफिस में, तो वो ऑफिस अच्छा लगता है, उससे दिखने में अच्छा लगता है। एक तरह से अच्छा ही है कि जो अब सरकार ने आदेश निकाला है तो एक इससे अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। और पर इसका क्या है कि शहरी जो क्षेत्र है यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा, बाकी और जगह पे जैसे है जीएसएस वगैरह, वहाँ पे इसकी पालना मुश्किल ही होती थी। ये तो कॉरपोरेट कल्चर है, तो यहाँ तो पहले से भी सब ऐसे ही पहन के आ रहे थे। विद्युत प्रसारण निगम ने पिछले दिनों कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी थी। अभी उनको आदेश की मतलब पालना के लिए मतलब उनको आदेश या तो मिला नहीं होगा या जानकारी नहीं होगी उनको इस बात की, अगर होती तो वो पहन के आते। राजस्थान में विद्युत विभाग के नए आदेश के बाद ज़्यादातर कर्मचारी तो यूनिफॉर्म में आने लगे हैं, लेकिन कई कर्मचारी अभी भी जींस और टी शर्ट में दफ्तरों में दिखाई देते हैं। असर मिला जुला है, कोई अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने विभागों में सिर्फ विद्युत विभाग में ही ऐसा आदेश क्यों आया है। जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव आनंदी लाल वैष्णव की ओर से लिखित आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि निगम के दफ्तरों में कई कर्मचारी अधिकारी सही ड्रेस में नहीं आते हैं। इस कोड का विरोध भी हो रहा है। आदेश का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कम सैलरी का हवाला दिया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि उन्हें वर्दी का पैसा दिया जाए। पहले पैसे बढ़ाएं और फिर ड्रेस कोड लागू करें। होली का त्योहार है। सीमा पर तैनात जवान भी इसे धूमधाम से मना रहे हैं।
सीमा सुरक्षा बल के जवान पल पल हमारे देश की सीमा की रक्षा में तैनात रहते हैं। घर परिवार से दूर ये जवान त्योहार मना रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये देश के प्रहरी हैं, 24 घंटे देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। होली का त्योहार है तो जवान भी इसके रंग में रंगे नजर आए। जैसलमेर की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। बीएसएफ के इन जवानों का जज्बा ही अलग है। घर परिवार से दूर होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखती। होली का अवसर है तो ये जवान खुशी में डूबे हैं। इनका सेलिब्रेशन अलग ही अंदाज में दिखता है। परिवार से तो दूर है, हमें थोड़ा दुख भी है, लेकिन सर हमें सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हम इनके साथ में हैं तो हमें होली मनाने का मौका मिल रहा है। ये आसामी और राजस्थानी कॉम्बिनेशन है। देखिए खूब जो है मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर घर से दूर है, किस तरह होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी बढ़िया है, इस त्योहार पर जो है हम एक होकर के मना रहे हैं और बाकी देशवासी जो है हम यहाँ मुस्तैद है, बाकी वो भी आराम से अपना होली मनाए। यही हमारा परिवार है। इसे हर त्योहार को हम बहुत ही मेल मिलाप प्यार प्रेम से और एक परिवार तरह मनाते हैं। हम सीमाओं पर ड्यूटी के साथ साथ पर्व को भी मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देखो सारे जवान एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस पर्व का लुत्फ उठा रहे हैं। इनके साथ होली मनाने एनडीटीवी की टीम भी पहुंची। इन जवानों ने कहा कि घर से दूर उनकी यूनिट ही उनका परिवार है। सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले देश है, देश की सुरक्षा है। बॉर्डर सुरक्षित है हम लोगों की वजह से। आप लोग होली मनाओ, सुरक्षित होली मनाओ, सिर्फ होली मनाओ। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गिले शिकवे सब भूल जाओ, आओ मिलकर सब होली मनाएं बड़ी खुशी खुशी से। आज बहुत खुशी है हमें, हम सारे एक परिवार की तरह इस होली को मना रहे हैं। बहुत बढ़िया त्योहार लग रहा है और सारे खुशी से बहुत बढ़िया त्योहार मना रहे हैं। जवानों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ खुद इस होली कार्यक्रम का हिस्सा बने। मिठाइयां खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। 9-10 महीने यहीं रहते हैं, यही इन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। इसका मतलब हमारा प्रथम परिवार इस बीएसएफ को ज्वाइन करने के बाद ये प्रथम परिवार बन जाता है और 60 साल की उम्र तक ये सेवा करते हैं। तो कभी भी हमेशा आपस में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, जो बड़ा है तो वो पिता की तरह, भाई की तरह, और उस रिश्ते के साथ वो जो ड्यूटी करते हैं तो उनमें एक अपनापन अपने आप आ जाता है। और ये जरूरी भी है देश की सुरक्षा के लिए कि हम किस प्रकार से आपस में हम एक मजबूत रक्षापंथी, एक मजबूत धागे के साथ बने रहे। होली के इस त्योहार पर इन जवानों का संदेश है कि देशवासी निश्चिंत रहें, दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये त्योहार के दिन भी पूरी तरह चौकस हैं। एनडीटीवी के लिए जैसलमेर से श्रीकांत की रिपोर्ट। बीएसएफ के ये जवान हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में सबसे पहली पंक्ति का नाम आता है तो वो है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसलमेर में देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसकी लंबाई करीब 464 किलोमीटर है। यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। और आप सोचिए कि किस तरह हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं और साथ ही त्योहारों में देश को एकजुटता का संदेश भी देते हैं। आदिवासियों के लिए लोक संस्कृति का उत्सव महज एक त्योहार नहीं है, ये संबंधों का एक संवाद है। मध्य प्रदेश के आदिवासी होली का त्योहार अलग ढंग से मनाते हैं। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज डूबा रहता है। इन 7 दिनों के दौरान आदिवासी समाज के लोग खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। आदिवासियों के लिए भगौरिया ही होली है, तो वहीं बैतूल में आदिवासी शिमगा त्योहार मनाते हैं।
ये नाचते गाते आदिवासी त्योहार के रंग में डूबे हैं। जब देश होली मना रहा होता है तो मध्य प्रदेश के आदिवासी भगोरिया पर्व मनाते हैं। होली के 7 दिन पहले मनाए जाने वाले इस उत्सव में आदिवासी समाज डूबा रहता है। कहा जाता है कि देश के किसी भी कोने में काम करने के लिए गए आदिवासी भगोरिया पर अपने गांव जरूर लौट कर आते हैं। इस अवसर पर एक खूबसूरत मेला भी लगता है। आदिवासियों की अलग अलग टोलियां मेले में बांसुरी, ढोल और मांदल बजाते हुए नजर आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त होली के त्योहार की धूम है और मध्य प्रदेश इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ आदिवासी अपना होली का त्योहार अलग रंग रूप में मनाते हैं। आदिवासी मनाते हैं भगोरिया पर्व। 7 दिन तक ग्रामीण खुलकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा देश के किसी भी कोने में अगर ग्रामीण आदिवासी हो वो अपने घरों में लौटते हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासी जनसंख्या है। आदिवासी क्षेत्रों में त्योहार की धूम रहती है। खरगोन, झाबुआ, दार, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, यहाँ पर ये मेले लगते हैं। विशेष रूप से गुड़ की जलेबी, भजिया, पान और ताड़ी की डिमांड काफी ज्यादा होती है। मेले में आए लोग अलग अलग आदिवासी व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। हमारा लोगों का त्योहार है, सब भगेरिया मनाते, ढोल बजाते, नाचते, रंग खेलते। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की होली की परंपराएं अलग अलग हैं। आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में शिवरात्रि से शिमगा त्योहार शुरू हो जाता है। अच्छी फसल होने के बाद शिमगा उल्लास के साथ मनाया जाता है। जतरा करते आदिवासी वहाँ पे जाके अपने शंभू से मदाऊ नरका की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद फागुन माह में आदिवासी खंडराय पेन की पूजा करते हैं, जहाँ पे कि वो आधी रात को शिमगा फिर से जमाते हैं, जिसे कि होली का नाम दिया गया है। जो अन्य समुदाय के लोग मनाते हैं, आदिवासी वैसी होली नहीं मनाता। होली है ना 1 महीने से मनाई जाती है। यानी ये जो शिवरात्रि रहती है यहाँ से स्टार्ट होती है और 1 महीने तक ही चलते रहता है। जो फसल जिसके यहाँ पे होती है वो ये खुशियाँ मनाते हैं और खंडरे की पूजा करते हैं। त्योहार के इन दिनों में अलग अलग गांव और शहरों में लगने वाले हाट बाजार मेले का रूप ले लेते हैं। मेला खास तौर से आदिवासियों के लिए लगता है। समुदाय के लोगों के लिए जरूरत की वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें सजती हैं और ये इनका सबसे बड़ा त्योहार होता है। नार से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और बेहद अनोखा होता है ये भगोरिया पर्व। इसके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। भगोरिया राजा भोज के समय लगने वाले हाटों को कहा जाता था। मूल रूप से ये मालवा और निमाड़ के आदिवासियों का उत्सव है। कई क्षेत्रों के हाट बाजार मेले का रूप ले लेते हैं। व्यापारी गुड़ की जलेबी, भजिए, सेब, पान बेचते हैं। इस दौरान कई युवक युवतियों का रिश्ता भी तय हो जाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में कैसे गांव में होली के त्योहार पर पड़ी है अंधविश्वास की मार। देश के अलग अलग हिस्सों में होली मनाई जा रही है। इसे मनाने को लेकर कई जगह बहुत सारी अनोखी परंपराएं भी होती हैं, लेकिन हरियाणा का एक ऐसा गांव है जहां लोग होली नहीं मनाते हैं। अंधविश्वास और डर इतना है कि यहां 200 साल से होली नहीं मनाई गई है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको अब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरा देश होली के रंग में रंग रहा है, लेकिन इस जगह कोई रंग नहीं खेलता, कोई एक दूसरे पर रंग नहीं डालता। करीब 200 साल से यहाँ होली नहीं खेली गई। ये हरियाणा का कैथल जिला है। यहाँ के दुसहेरपुर गांव में कोई होली नहीं खेलता। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर होली खेली तो कोई बड़ा अपशगुन हो जाएगा। इसके पीछे 200 साल पहले दिए गए एक साधु का श्राप माना जाता है। गांव वालों के मुताबिक 200 साल पहले गांव के साधु राम सनेही दास ने होली के दिन खुद को दहन कर लिया था। साधु ने गांव वालों को श्राप दिया था कि अगर गांव में कोई होली मनाएगा तो अपशगुन होगा। छोटे से कद का संत था जी, वो होली का टाइम था जी, तो बच्चे ने उससे मजाक बना लिया। मजाक बनाने के बाद बच्चों ने उसमें होली में समय से पहले आग उग लगा दी। तो संत ने थोड़ा क्रोधित होकर
गाँव वाले को बोला भाई इतना होली आपने कभी भी नहीं मनानी, महिला का लड़का हो और गाय का बछड़ा हो। ये कहा जाता है कि साधु ने श्राप में कहा था कि अगर होली वाले दिन गांव में कोई महिला एक लड़के को जन्म देगी और उसी दिन कोई गाय बछड़े को जन्म देगी तब ही ये श्राप टूटेगा। जी मेरी सूख तो मन्ना मना लो चाहे ओड़ी को मना लो, भाई मेरी मानता फिर कम होएगी तो मेरा भी मंदिर बना का कोई फायदा नहीं है। मेरी नु का मानता पूरी होगी, जो कुछ मांगागा वो कुछ मिलेगा। भाई ओड़ी जद मनागी जद किसी मतलब लाल एक तो लड़का हो या और एक भाई गऊ ने बच्चा दिया, फिर ओड़ी ठाठ से मनाइयो। गांव वालों के मुताबिक गांव के बच्चों ने साधु का मजाक उड़ाया था क्योंकि उनका कद छोटा था। बच्चों ने मुहूर्त से पहले ही होलिका दहन कर दिया था। इसके बाद साधु ने जलती होलिका में छलांग लगा दी थी और जलते जलते गांव वालों को श्राप दे डाला। ये बाबा ने जी शराब के पैसे जी किस तरह दे दिया किस तरह नहीं जी, वो कह के मरा था जी जब जला था जी इसमें। तो आपको लग नहीं रहा अंधविश्वास है ये? ना जी, किसी को बड़ा बुजुर्ग को भी किसी को विश्वास नहीं दिया जी उसको। आपका मन नहीं करता जैसे होली वैसे होली है पूरे देश में? हाँ करता तो है, फिर हम भी क्या कर सकते हैं, कोई अपशगुन हो जाए फिर इस कारण हम नहीं खेलते होली। इसे गांव वालों का विश्वास कहें या अंधविश्वास कि एक कथित श्राप और अपशकुन होने के डर से इस गांव में करीब 200 साल से होली नहीं मनाई गई। इन लोगों को इंतजार है उस होली का जब गांव में एक लड़के और एक बछड़े का जन्म होगा। एनडीटीवी इंडिया के लिए कैथल से सुनील कुमार रवीश की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में एक युवक अपने सपनों को छोड़ दूसरों के सपनों को पूरा करने की मुहिम को संभाले हुए है। विवेक दुबे नाम का युवक पिछले 9 साल से प्रयागराज में गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। विवेक ने बस्ती में बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल खोला है। टिन से बने कमरे में बच्चों के लिए स्कूल चलता है। उन बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश होती है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके माँ बाप के पास सामान्य स्कूल में भेजने के पैसे नहीं हैं। विवेक दुबे नाम के ये नौजवान इस स्कूल के जरिए इन जिंदगियों में उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब से विवेक सर जी आए थे 2016 में, तब से हम लोग के अंदर एकदम पढ़ने का जुनून सा छा गया। 9 से विवेक सर यहाँ आए, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की। हम लोग को सर ने BA MA भी कराया। अब जाके हम लोगों ने नौकरी पाई है PW से। 9 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ और बोर्ड कंधे पे लाद लाद कर संघर्ष किया हूँ। माइक ले लेकर घूमा हूँ झुग्गी झोपड़ी में और MSc के 16 बच्चे स्टार्ट किए थे, सब अपनी जॉब पे चले गए। अकेले भी संघर्ष करना पड़ा है लेकर सब कुछ को। प्रयागराज के कीटगंज इलाके में बना ये गली स्कूल इन बच्चों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है। करीब 9 साल पहले विवेक ने ये गली स्कूल खोला था। ये स्कूल बिना संसाधनों के चल रहा है, सिर्फ विवेक की मेहनत है। इन बच्चों के माता पिता कबाड़ चुनने या मजदूरी करने का काम करते हैं। विवेक बिना किसी भेदभाव के स्लम एरिया के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से फिजिक्स वाला अलख पांडे तक ये बात पहुंची है, उनके कानों तक ये बात पहुंची है और अब उन्होंने इस सिस्टम को इकोनॉमिकल संभाल लिया है। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है और 3 बच्चियां हमारी अब फिजिक्स वाला के यहाँ जॉब भी कर रही हैं। विवेक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता एक किसान हैं और खेत से उगने वाले अनाज से उनके पूरे परिवार का खर्च चलता है। विवेक के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रयागराज भेजा। विवेक ने यहाँ इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन सड़क के किनारे बच्चे को देख विवेक का दिल बदलने लगा। उनको शिक्षा देने के लिए विवेक ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसके बाद विवेक ने कीटगंज इलाके के पुराने पुल के पास बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। विवेक का कहना है कि धीरे धीरे उनकी मदद करने अब दूसरे लोग भी आ रहे हैं। यह विवेक कुमार दुबे की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपना कैरियर, अपना फ्यूचर छोड़कर इन बच्चों को एजुकेट करते। ये समाज के आपके अधिकारियों की हर पोस्ट पर बैठे हुए उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि जिस पैसे को लेकर वो काम कर रहे हैं तो उस काम को ईमानदारी करते, ताकि किसी विवेक को अपना कैरियर, अपना फ्यूचर न छोड़ना पड़ता।
विवेक ने यहाँ एक छोटी कंप्यूटर लैब भी खोली है। यहाँ से पढ़ाई करके कुछ बच्चों को नौकरी भी मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।